नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकार आईएएस की इस डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, अर्थशास्त्र के अपने पिछले टॉपिक में हमने अर्थशास्त्र के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझा। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इस टॉपिक को हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था। दोस्तों, आज की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने प्रारंभिक लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ये जो अर्थशास्त्र है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, वहीं पर हमने ये भी समझा था कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसमें किसी एकल इकाई के बारे में, किसी व्यक्तिगत इकाई के बारे में, उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। जबकि बात अगर किसी एक व्यक्ति की ना होते हुए पूरे देश की हो जाती है, तो जब हम संपूर्ण देश के संबंध में उसकी आय की गणना करें, संपूर्ण देश के संबंध में बेरोजगारी की स्थिति क्या है, इस बात का मूल्यांकन करें, संपूर्ण देश की स्थिति गरीबी के मामले में क्या है, जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो बात एकल इकाई की ना होते हुए संपूर्ण देश की हो रही होती है। और एक ऐसा अर्थशास्त्र की जो शाखा है वो अपने आप में मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, और वो होती है देश की राष्ट्रीय आय। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, राष्ट्रीय आय कुछ और नहीं होगी बल्कि किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत कितने भी ऐसे स्रोत हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, उन तमाम उत्पादन करने वाले स्रोतों की आय को अगर एकीकृत कर लेते हैं, उनका सकल या कुल योग लगा लेते हैं, तो एक ऐसी आय जो पूरे राष्ट्र के संबंध में किसी एक वर्ष के लिए एक निश्चित समयावधि के लिए निकाल ली जाए, तो ऐसी आय को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। दोस्तों, सामान्य शब्दों में तो हम राष्ट्रीय आय को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है राष्ट्र की आय, जिसमें राष्ट्र के अंतर्गत एक निर्धारित समयावधि में समस्त उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादित किए गए, समस्त उत्पादन के स्रोतों के द्वारा प्राप्त किए गए आय अथवा लाभ के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में यह राष्ट्रीय आय की एक बेहतर परिभाषा हमको दी गई है, और यदि क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है तो हमको इसी बेहतर परिभाषा को, इस सटीक परिभाषा को अपने आंसर में लिखना है। दोस्तों, ये सटीक परिभाषा हमसे कहती है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ होगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ होगा किसी भी राष्ट्र में एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोस्तों, इस परिभाषा से कुछ पॉइंट्स हमको पिक करने होंगे। सबसे पहले तो हमें लिखना क्या होगा, 3 नंबरों में। 3 नंबर में हम इस परिभाषा में लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र में एक वित्त वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। 3 नंबरों में इतना लिखना सफिशिएंट है, लेकिन समझने के लिए हर एक बिंदु को हमें एक एक करके पढ़ना होगा। सबसे पहली बात तो, हम जब राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करते हैं तो समस्त राष्ट्र के संबंध में होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। तो जब भी हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की, तो समस्त राष्ट्र के संबंध में होगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में पूरे के पूरे भारत की आय को हम शामिल करेंगे। दूसरी बात जो होगी वो होगी वित्त वर्ष के संबंध में। हम हमेशा अपनी राष्ट्रीय आय को एक निर्धारित समयावधि के लिए गणना करते हैं। यह निर्धारित समयावधि 1 वर्ष होती है। हालांकि दोस्तों, ये जो 1 वर्ष होता है वो वर्ष भी कई तरह का हो सकता है। अगर मैं बात करूं कैलेंडर ईयर की, तो ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर पर समाप्त होगा। लेकिन हम जब राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हम कैलेंडर के अनुसार नहीं चलते, बल्कि हम वित्त वर्ष या बजट ईयर या फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग है वो होती है फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड होती है अगले साल के 31 मार्च। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूं वित्त वर्ष या
2019-20 के बजट वर्ष की, तो ये 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों हमें पहली बात समस्त राष्ट्र की करना है और दूसरी बात ये आय की गणना हमें जिस वर्ष के लिए करना है वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल की 31 मार्च मतलब वित्त वर्ष के संबंध में होगी। तीसरी बात होगी दोस्तों अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन, अंतिम सेवाओं का उत्पादन। जब भी हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं के उत्पादन की तो हमें मध्यमवर्ती वस्तुओं को अलग हटाना होता है और अंतिम वस्तु के रूप में जो उत्पादन हुआ है उन्हीं का मौद्रिक मूल्य लेना होता है। एक छोटे से एग्जांपल में आपको क्लियर करूंगा। अगर एमआरएफ कंपनी टायर का निर्माण करती है और यही टायर मारुति की कारों में इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों जब हम कार को भी हम राष्ट्रीय आय की गणना में जब शामिल कर रहे हैं तो हम जब समस्त कार की वैल्यू ले रहे हैं तो दोबारा से हम टायर की वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कार के लिए टायर अंतिम वस्तु नहीं बल्कि एक मध्यमवर्ती वस्तु होगी। अगर हम टायर को अलग और कार को अलग अलग कैलकुलेट कर लें तो यहां पर दोहरी गणना राष्ट्रीय आय की हो जाएगी, जो कि एक समस्या बन जाएगी। तो दोस्तों हमें अंतिम वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल करना है और मध्यमवर्ती वस्तुओं को हटाना है, एक्सक्लूड करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना में न केवल वस्तुओं को शामिल करते हैं बल्कि हम इसमें सेवाओं को भी शामिल करते हैं। दोस्तों अपनी पिछली क्लास में हमने बात की थी जो आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र होते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये जो तीसरा प्रकार होता है आर्थिक गतिविधियों का, ये क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है और राष्ट्रीय आय की गणना में हम केवल और केवल वस्तुओं के उत्पादन को ही शामिल नहीं करते बल्कि हम उसमें सेवाओं के उत्पादन को भी शामिल करते हैं। एक वित्त वर्ष के दौरान अगर भारत के तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कुछ आय कमाई गई है तो वह भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। बैंकों के द्वारा जो आय कमाई गई है वह भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, हॉस्पिटैलिटीज के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ये तमाम सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को भी राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाएगा। और अंतिम बात जो ध्यान देने योग्य है कि हम राष्ट्रीय आय के मौद्रिक मूल्य को, हम राष्ट्रीय आय में मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान अगर उत्पादन गेहूं का कर रहा होता है तो वो क्विंटल में नापा जाता है। अगर अमूल जैसी कंपनी दुग्ध का उत्पादन कर रही है तब वो लीटर में है। कोई टेक्सटाइल कंपनी जो है वो कपड़ों का उत्पादन कर रही है तो वो मीटर में है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना ना टन में होगी, न लीटर में होगी, न मीटर में होगी, बल्कि हम इन तमाम वस्तुओं की, तमाम सेवाओं की मौद्रिक मूल्य की गणना करेंगे और उसी को अपनी राष्ट्रीय आय के रूप में चिन्हित करेंगे। तो दोस्तों हमें इस परिभाषा से छोटे छोटे पॉइंट्स हमने चुने हैं कि किसी भी राष्ट्र में एक वित्त वर्ष के दौरान, बात राष्ट्र की है मतलब समष्टि अर्थशास्त्र की बात होगी, वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कुल मौद्रिक मूल्य ही दोस्तों राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की इस परिभाषा को समझने के बाद अब जरूरत है इस राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं को जाना जाए। दोस्तों राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं में सामान्यतः 4 प्रमुख अवधारणाओं का हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला शामिल होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स जीडीपी, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा दोस्तों होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तीसरा होता है दोस्तों एनडीपी, दैट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं जो हैं वो प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटी जाती है। पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी और चौथा एनएनपी। दोस्तों इन सब के संबंध में हमें एक एक करके समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर इंडिविजुअली 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इंडिविजुअली सबको समझते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी के संबंध में।
जीडीपी की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले इसको लेते हैं। दोस्तों जीडीपी की परिभाषा में हम लिखेंगे किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करते चलना है, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादकों, ध्यान दीजिएगा, सभी उत्पादकों में यहां पर सामान्य निवासी तथा गैर निवासी, जो भारत के निवासी नहीं है, गैर निवासी, इन दोनों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। सामान्य शब्दों में मैं आपसे कहूं तो सकल घरेलू उत्पाद कुछ और नहीं है, वो है भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत। इस घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन कार्य हुआ है, चाहे वो भारत के सामान्य निवासी के द्वारा किया जाए या वो किसी गैर निवासी के द्वारा किया जाए, भारत की घरेलू सीमा में उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल से समझिएगा, अगर मैं भारत का एक सामान्य निवासी हूं और भारत के घरेलू सीमा के तहत, भारत की भौगोलिक क्षेत्र के तहत, भारत के उस तमाम क्षेत्र जिसमें भारत को आर्थिक गतिविधियां करने का अधिकार है, जिसे हम एक शब्द में घरेलू सीमा कहेंगे। तो दोस्तों भारत की इस घरेलू सीमा में अगर मैं एक सामान्य निवासी कोई भी उत्पादन कार्य करता हूं तो इस आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहीं पर समझिए दोस्तों, अगर एक विदेशी हमारे देश में आता है और वो हमारे देश में कोई भी आर्थिक गतिविधि करता है, कोई भी आय कमाता है, तो क्या इस आय को भी हमारे इस जीडीपी में शामिल किया जाएगा? आंसर इज यस, किया जाएगा, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी उत्पादन, चाहे वो किसी ने भी किया हो, क्या वो हमारी घरेलू सीमा के भीतर किया गया उत्पादन है? अगर हां, तो हम उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल करेंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई विदेशी टीम भारत में आकर कोई क्रिकेट मैच खेलती है तो वो आय जो विदेशियों द्वारा भारत की घरेलू सीमा के तहत कमाई जाती है, उसको भी हम जीडीपी का हिस्सा मानते हैं। इसके विपरीत दोस्तों, अगर मैं चाहे देश का एक सामान्य निवासी हूं, अगर विदेश में जाकर कोई आर्थिक गतिविधि करता हूं, तो उसे हम इस जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं होता है। छोटा सा एग्जांपल, अगर भारत की कोई टीम किसी दूसरे देश में जाकर क्रिकेट खेलती है, तो क्या उस भारतीय टीम के द्वारा कमाई गई आय भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी? आंसर इज नो, नहीं होगी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे देश की घरेलू सीमा में उत्पादन कार्य नहीं हुआ है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझने योग्य बात है, जब भी हम घरेलू बात करने वाले हैं, घरेलू सीमा की बात करने वाले हैं, जीडीपी की बात करने वाले हैं, तो उत्पादन कार्य कहां हुआ है ये देखना है, किसके द्वारा किया गया है ये देखने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात का ध्यान रखना है, चाहे व्यक्ति निवासी हो, चाहे व्यक्ति गैर निवासी हो, अगर ये उत्पादन भारत की घरेलू सीमा के भीतर किया जाएगा तो ऐसे वस्तुओं और सेवाओं के, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को हम सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में शामिल कर लेंगे। यहीं पर दोस्तों हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और वो ये कि अगर मैं एक सामान्य निवासी हूं, भारतीय टीम जो भारत के सामान्य निवासियों से मिलकर बनी है, अगर वो विदेश में क्रिकेट खेलती है तो क्या उनकी आय को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जीडीपी में तो इसको बिल्कुल शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत के सामान्य निवासियों के द्वारा कमाई गई आय को हम अगले कॉन्सेप्ट में शामिल कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों 3 नंबर में जीएनपी की परिभाषा में हमको लिखना होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय है, क्या आशय है? एक वित्त वर्ष के दौरान, ये कॉमन लाइन जो हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा से ली है वो इन चारों में शामिल होगी। एक वित्त वर्ष में एक देश के सामान्य निवासी द्वारा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जहां पर जीडीपी में हमने घरेलू सीमा पर फोकस किया था, हमें यहां पर फोकस करना है सामान्य निवासियों के द्वारा। तो दोस्तों एक वित्त वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर तथा बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य को ही हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस
नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल क्लियर बात है, जब भी बात जीएनपी की करें तो इस बात का ध्यान रहे कि यह उत्पादन कार्य भारत के सामान्य निवासियों द्वारा किया जाए, चाहे भारत के अंदर किया जाए चाहे भारत के बाहर। तो दोस्तों अगर मैं भारत का एक सामान्य निवासी हूं और मैं विदेश जाकर कोई आर्थिक गतिविधि करता हूं और उससे कोई आय कमा कर लेके आता हूं, तो दोस्तों वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, लेकिन वो जीएनपी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी में हमें घरेलू सीमा के बारे में फोकस करना है और जीएनपी में हमें सामान्य निवासी के द्वारा उत्पादित किए गए वस्तुओं और सेवाओं की आय को फोकस करना है। तो दोस्तों अगर कोई विदेशी टीम हमारे देश में आकर क्रिकेट खेलती है, उसे जीएनपी का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि वो लोग भारत के सामान्य निवासी नहीं होते। इसके विपरीत भारत के सामान्य निवासी अगर विदेशों से कोई आय लेकर आते हैं तो उसे हम जीएनपी में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग देश के सामान्य निवासी होते हैं। तो दोस्तों जीडीपी और जीएनपी में एक संबंध है, उस संबंध को हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के माध्यम से समझ सकते हैं, और ये फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूले से जीडीपी और जीएनपी का अंतर समझ में आता है। हम जीएनपी को परिभाषित कर रहे हैं फॉर्मूले से। हम देख रहे हैं इसमें जीडीपी लेना है और एक चीज को करना है प्लस और एक चीज को करना है माइनस। जीडीपी का मतलब है एक वित्त वर्ष के दौरान भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत, चाहे निवासी करे चाहे गैर निवासी करे, उत्पादित किए गए समस्त वस्तुओं और सेवाओं के, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों इस जीडीपी में हम घरेलू सीमा में शामिल उत्पादन को शामिल कर रहे हैं। इसमें हम अगर जोड़ दें एक्स, दोस्तों एक्स का मतलब है भारत के निवासियों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय। अगर वो हम जोड़ दें और घटा दें, क्या घटा दें, एम। एम का मतलब है दोस्तों विदेशी निवासियों द्वारा भारत से ले गई आय। अगर हम जीडीपी में भारत के निवासियों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय को जोड़ देते हैं और विदेशियों द्वारा भारत से ले गई आय को घटा देते हैं, तो दोस्तों अब वो कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाती है जो भारत के निवासियों द्वारा भारत के अंदर अथवा भारत के बाहर उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आय होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीडीपी में जोड़ना है प्लस एक्स और माइनस एम। एक्स का मतलब है भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय, और एम के रूप में घटाना है विदेशियों द्वारा भारत से ली गई आय। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं हमारे देश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रहा वो रहा 100, हमारे देश के कुछ निवासियों के द्वारा 50 इनकम विदेशों से लाई गई, जिसको हमने एक्स नाम दिया, और विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे देश में आकर 20 की इनकम अपने देश लेकर चले वो गए, तो दोस्तों जीएनपी जो होने वाला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आने वाला है, ये 100 में 50 जोड़ने और 20 घटाने के बाद फाइनली आने वाला है 130। दोस्तों 130 जो है वो भारत के निवासियों द्वारा भारत के अंदर अथवा भारत के बाहर उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोस्तों दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज हमने समझी है, जिनके ऊपर एमपीपीएससी में 3 नंबरों के प्रश्न आने की संभावना है। सबसे पहले हमने बात की जीडीपी और दूसरी बात की जीएनपी। मैं दोबारा से एक बार उस परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं जो एग्जाम में आपके लिखने में काम आएगी। जब हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से अभिप्राय है किसी भी राष्ट्र में एक वित्त वर्ष के दौरान उस राष्ट्र की घरेलू सीमा के अंतर्गत, चाहे वो निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। इसके विपरीत जब मैं जीएनपी को परिभाषित करूंगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करूंगा, तो मैं परिभाषित करते हुए कहूंगा
सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है किसी भी राष्ट्र में उस राष्ट्र के सामान्य निवासियों द्वारा, चाहे भारत की घरेलू सीमा में हो या घरेलू सीमा के बाहर, उस देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्वेश्चन दोस्तों अगर आता है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला जो हमारे सामने है उसे जरूर लिखें। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस एक्स माइनस एम। प्लस एक्स का मतलब है भारत के निवासियों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय, और माइनस एम का मतलब है विदेशियों द्वारा भारत से लेकर गई हुई आय। यहीं पर 3 नंबर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए। इसी क्वेश्चन में भारत के निवासी 50 रुपए हमारे देश में लेकर आए थे विदेशों से, और विदेशी हमारे यहां से 20 रुपए लेकर गए थे। अगर मैं इसको नेट फॉर्म में देखूं, शुद्ध रूप से देखूं, तो 50 आए 20 गए, दैट मीन्स नेट हमारे पास 30 रुपए आए हैं। इसी 30 रुपए को कहा जाता है शुद्ध अंतः प्रभाव। आई रिपीट, शुद्ध अंतर प्रवाह, नेट कैश फ्लो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्ध अंतर प्रवाह क्या है। तो दोस्तों शुद्ध अंतर प्रवाह कुछ और नहीं, भारत के निवासियों द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई आय में से यदि विदेशियों द्वारा भारत से ले गई आय को घटा दिया जाता है और उसका शुद्ध परिणाम निकाल लिया जाता है, तो ऐसा एक नगद का अंतर प्रवाह अपने आप में कहलाता है शुद्ध अंतर प्रवाह, जिसको निकालने के लिए भारत के निवासियों द्वारा विदेशों से कमाई गई आय को जोड़ना है और विदेशियों द्वारा भारत से ली गई आय को घटाना है। दोस्तों आई होप कि इतना समझने के बाद, इतने एग्जाम्पल समझने के बाद हमने इन 2 अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझा है। जीडीपी किसे कहते हैं और जीएनपी। दोस्तों इन जीडीपी और जीएनपी से ही जुड़ी हुई 2 और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो हमें ग्रॉस को नेट करना सिखाती हैं। जब हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेट कर देते हैं तो वो बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसी तरह दोस्तों यदि हम जीएनपी से जुड़ी हुई अवधारणा को शुद्ध रूप में ले लेते हैं तो ये अपने आप में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर आखिर इस सकल को शुद्ध में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट को आप समझिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। जी हाँ, मूल्य ह्रास, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डेप्रीसिएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम मूल्य ह्रास या डेप्रीसिएशन कहते हैं। यदि हम उत्पादन की गई आय को सकल रूप में लेते हैं, सकल मूल्य पर लेते हैं, और यदि उस सकल मूल्य में से हम इस मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो मूल्य ह्रास घटने के बाद ये मूल्य शुद्ध हो जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये मूल्य ह्रास घटा दिया जाए तो वो शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसी तरह अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी में अगर इस मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो ये बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों सकल मूल्य से शुद्ध मूल्य पर अगर आना है तो एक चीज घटानी होगी, और वो क्या होगा? मूल्य ह्रास या डेप्रीसिएशन। दोस्तों अगला प्रश्न आपके दिमाग में कि ये मूल्य ह्रास होता क्या है सर, ये भी बताइए। बिल्कुल, तो दोस्तों मूल्य ह्रास हर उस संपत्ति पर लगता है, हर उस फिक्स्ड असेट्स पर लगता है जो कि उत्पादन कार्य में उपयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं किसी फैक्ट्री की, तो आप समझ सकते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री में मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, फैक्ट्री में फर्नीचरों का इस्तेमाल हो रहा है, एसी का इस्तेमाल हो रहा है, इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मोटर गाड़ियां इस्तेमाल की जा रही, कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तमाम संपत्तियां जिन्हें हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं, ये फिक्स्ड असेट उत्पादन कार्य करने के साथ साथ इनके मूल्य में भी कमी आती जाती है। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अपने ऑफिस में कुछ कंप्यूटर, कुछ प्रिंटर, कुछ स्कैनर, ऐसे कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूं और एक पूरे साल इनका इस्तेमाल करता हूं, तो डेफिनेटली अगर ये असेट मैंने 1 लाख की खरीदी थी तो पूरे साल इस्तेमाल करने के बाद ये 1 लाख की नहीं बचेगी, बल्कि इसके मूल्य में कुछ कमी आ जाएगी।
ये कमी इनमें होने वाले टूट फूट की वजह से हो सकती है, ये कमी इनके समय की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से भी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से भी हो सकती हैं। इन तमाम कारणों से जब भी उत्पादन में काम में लाई जाने वाली संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है दोस्तों, इसी को कहा जाता है मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने लिए एक बाइक लेते हैं और उस बाइक को आप लेते हैं 1,50,000 रुपए में। 1.5 लाख की बाइक अगर साल भर चलती है तो दोस्तों डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसका मूल्य साल के अंत में 1,50,000 नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल कि उसका मूल्य अगर 1,20,000 ही रह जाता है तो एक साल में उस बाइक के मूल्य में जो कमी आई है वो है 30,000 रुपए, और दोस्तों इसी 30,000 को मूल्य ह्रास कहा जाएगा। तो दोस्तों अगर हम सकल घरेलू उत्पाद में से इस मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटा दें तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटने के बाद ये ग्रॉस वैल्यू नेट बन जाएगी और नाम हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी तरह दोस्तों अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इस मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटा दें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी। तो दोस्तों अगर जीडीपी और जीएनपी ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि आपको जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाना है, उससे बन जाता है एनडीपी, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाना है और उससे बन जाता है एनएनपी। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई 4 प्रमुख अवधारणाओं को अभी तक हमने समझा। आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई अन्य अवधारणाओं को समझते हैं। दोस्तों अगली प्रमुख अवधारणाएं कुछ और नहीं है, वो है राष्ट्रीय आय की गणना के आधार। दोस्तों जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो लागत ली जाती है, जो मूल्य लिए जाते हैं, वो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना के आधार साधन लागत भी हो सकते हैं, बेसिक मूल्य भी हो सकते हैं, बाजार मूल्य भी हो सकते हैं। दोस्तों बाजार मूल्यों के अंतर्गत भी इन्हें चालू बाजार मूल्य या फिर स्थिर कीमतों के तौर पर विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों 3 मार्क में अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना के आधार बताइए, तो आपको लिखना होगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम इसे प्रमुख रूप से साधन लागत, बेसिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य पर मूल्यांकित कर सकते हैं। और दोस्तों एक एक करके हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमारी होगी साधन लागत की, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए और सोचिए, मैंने अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको बताया था उत्पादन के साधनों के बारे में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों उत्पादन के 4 साधनों के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो थे भूमि, श्रम, मजदूरी, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। दोस्तों ये जो चारों उत्पादन के साधन हैं, ये जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, ये चारों उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला प्रतिफल ही इन साधनों की लागत कहलाता है और इसी को साधन लागत भी कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में 3 नंबरों का प्रश्न पूछा जा सकता है, साधन लागत क्या है? तो साधन लागत कुछ और नहीं, उत्पादन के समस्त साधनों को दिए जाने वाले प्रतिफल का कुल योग ही साधन लागत कहलाता है। और उन्हें क्या प्रतिफल दिए जाते हैं हम सब जानते हैं। जब हम बात करते हैं लैंड की मतलब भूमि की, तो भूमि के बदले हमें देना होता है, भूमि के बदले हमें देना होता है रेंट, किराया। अगर हम बात करते हैं श्रम की, तो श्रम के बदले हमें देना होता है, क्या देना होता है? वेजेस, मजदूरी। अगर हम बात करते हैं पूंजी की, तो पूंजी के बदले हमें देना होता है ब्याज, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। और साहस के बदले जो साहसी या उद्यमी को मिले वो होता है लाभ, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। और इन चारों का योग ही अपने आप में दोस्तों कहलाता है फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमारा सबसे पहला जो मूल्य होता है वो होता है साधन लागत के रूप में। और साधन लागत कुछ और नहीं, उत्पादन के तमाम साधनों के लिए जो व्यय करना हो, जो उनको प्रतिफल दिया जाए, जिसमें भूमि के लिए किराया, श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज और साहस के लिए लाभ को शामिल किया जाता है। इन सब के कुल योग को ही दोस्तों साधन लागत कहा जाता है।
दोस्तों साधन लागत के बाद अगला जो आधार है राष्ट्रीय आय की गणना का वो है बेसिक मूल्य। दोस्तों इस बेसिक मूल्य से जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसी को ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन भी कहा जाता है। दोस्तों ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए बेसिक मूल्य की जब गणना होती है तो इस बेसिक मूल्य में हमें सबसे पहले लेनी होती है फैक्टर कॉस्ट मतलब साधन लागत जिसकी बात अभी हमने की, और इसमें जोड़ना होता है नेट प्रोडक्शन टैक्स जिसे हम शुद्ध उत्पादन कर कहते हैं। शुद्ध उत्पादन कर को यदि साधन लागत में जोड़ दिया जाए तो जो मूल्य सामने आता है दोस्तों इसी को हम कहते हैं बेसिक मूल्य। बहुत ध्यान से समझिए, साधन लागत तक की तो बात हम समझ चुके थे, लेकिन अब बात आ जाती है कि ये नेट प्रोडक्शन टैक्स आखिर होता क्या है। दोस्तों नेट प्रोडक्शन टैक्स का मतलब होता है ऐसा उत्पादन कर जो उत्पादन करने की वजह से किसी भी इकाई पर लगा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी फैक्ट्री इंदौर नगर निगम के अंतर्गत लगाता हूं तो इंदौर नगर निगम मुझसे ही कहता है कि साहब आपकी फैक्ट्री इंदौर के जुडिशियल एरिया में है, इसलिए 1 साल का 1 लाख रुपए आपको हमें एक टैक्स देना होगा। चाहे आप उसे प्रॉपर्टी टैक्स कह लें, चाहे आप उसे म्युनिसिपल टैक्स कह लें, किसी भी नाम से आप इसे कहें, लेकिन उत्पादन कार्य चूंकि मैं इस जमीन पर कर रहा हूं, इस एरिया में कर रहा हूं, इस क्षेत्र में कर रहा हूं, उसके बदले मुझे एक कर सरकार को देना पड़ रहा है और इसी को कहा जाता है शुद्ध उत्पादन कर। दोस्तों इसको शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये उत्पादन कर मैं सरकार को दे रहा हूं और सरकार से कोई सब्सिडी अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे उस सब्सिडी को घटाकर फिर शुद्ध रूप से इसे लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का म्युनिसिपल टैक्स मैंने इंदौर म्युनिसिपैलिटी को दिया, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उत्पादन कार्य करने की वजह से 20,000 की सब्सिडी मुझे दे दी, तो साहब 1 लाख का अगर मैंने टैक्स दिया और 20,000 की सब्सिडी अगर मुझे मिली तो दोस्तों शुद्ध रूप से मेरी जेब से तो 80,000 ही गया और इसीलिए इसको शुद्ध रूप से 80,000 के रूप में नेट फॉर्म में लिया जाएगा और इसे कहा जाएगा नेट प्रोडक्शन टैक्स। तो दोस्तों साधन लागत में यदि हम नेट प्रोडक्शन टैक्स मतलब शुद्ध उत्पादन कर अगर हम साधन लागत में जोड़ देते हैं तो उसी को कहा जाता है बेसिक मूल्य। तो दोस्तों 3 नंबर में ध्यान रखिएगा, बेसिक मूल्य कुछ और नहीं, साधन लागत में शुद्ध उत्पादन कर को जोड़ने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं बेसिक मूल्य। दोस्तों इसका तीसरा जो रूप होता है वो होता है बाजार मूल्य और ये 2 तरह से हो सकता है। इस बाजार मूल्य की बात और इसके आगे की चर्चा इसी टॉपिक के तहत हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।